So, hi student, today again we are here to discuss a new chapter from class 6 Honeysuckle book, which is chapter 8 of this book, whose title is The Banyan Tree. Okay, then let's start. Before you read, पढ़ने से पहले, have you seen a mangoose? क्या आपने नेवला देखा है? A mangoose can fight with and kill a snake. एक नेवला सांप से लड़ सकता है और उसे मार सकता है. Look at the pictures and read the lines given along with them. चित्रों को देखें और उनके साथ दी गई पंक्तियों को पढ़ें. तो आप देख सकते हो ये चित्र है, और चलिए हम इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस है उसको पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं. क्या दिया हुआ है? द फाइट ऑफ कोबरा एंड द मंगूज इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. कोबरा और नेवले की लड़ाई भारत में अक्सर देखे जाने वाला एक क्लासिक नाटक है. एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम. और परिणाम भी काफ़ी हद तक वही होता है. द मंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट. नेवला विषैले दंश से प्रतिरक्षित नहीं है. बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. लेकिन सांप की तुलना में तेज गति से चलता है. द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल्स बाय स्वीपिंग स्ट्राइक. कोबरा बचाव की मुद्रा अपनाता है और तेजी से हमला करके जानवर तक पहुंचने का प्रयास करता है. बट द क्विक मूविंग मंगूज जम्प्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम another direction before the snake can get into the striking position again. लेकिन तेज गति से चलने वाला नेवला उसकी पहुंच से बाहर निकल जाता है और दूसरी दिशा से सांप के पास आता है, इससे पहले कि सांप फिर से हमला करने की स्थिति में आ जाए. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक. यह लगातार हरकत सांप को थका देता है और हतोत्साहित कर देता है. And the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck. अंततः नेवला सांप के ऊपर छलांग लगाने और उसके गर्दन में दांत गाड़ने में सक्षम होता है. यूजुअली severing the joints of its vertebra, जिससे आमतौर पर उसकी रीढ़ की हड्डी के जोड़ टूट जाते हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. You must have seen a banyan tree. आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. यह एक ऐसी कहानी है जो लेखक ने एक युवा लड़के के रूप में देखी थी जब वह अपने दादा के घर में एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा था. चलिए पार्ट 1 पढ़ते. क्या दिया हुआ है? Though the house and the grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. हालांकि घर और मैदान मेरे दादाजी के थे, लेकिन शानदार पुराना बरगद का पेड़ मेरा था. चिपली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट. मुख्यतः क्योंकि दादाजी 65 वर्ष के थे, अब उस पर नहीं चढ़ सकते थे. तो यहाँ मैग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ? शानदार. मैग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ? शानदार. ठीक है. और चिपली का मतलब हो गया मुख्यतः, है ना. मुख्यतः मतलब मेन, है ना, मेनली. ठीक है. तो ये दो मीनिंग याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. आगे के टॉपिक पे देखते हैं क्या दिया हुआ है. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग्स टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गैव मी एंडलेस प्लीजर. इसकी फैली हुई शाखाएं जो ज़मीन पर लटक गईं और फिर से जड़ें जमा लीं, जिससे कई घुमावदार रास्ते बन गए, जिससे मुझे अंतहीन खुशी मिली. Among them were the squirrel and the snails and butterflies. उनमें गिलहरियाँ, घोंगे और तितलियाँ भी थीं. तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो बेनियन ट्री के ब्रांचेस थे, ठीक है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे रूट जमा लेती हैं और इन रूट्स के जमने से कुछ घुमावदार पैसेजेस बन जाते हैं. और इन पैसेजेस में क्या होते हैं? स्क्वेरल्स, बटरफ्लाइज एंड स्नेल्स इसी पैसेज में रहते हैं. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. द ट्रीज वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन द ग्रैंड फादर्स, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ. पेड़ घर से भी पुराना था, दादाजी से भी पुराना, देहरादून जितना पुराना. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड द थिक ग्रीन लिप्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो. मैं इनकी शाखाओं में घनी हरी पत्तियों के पीछे छुप सकता था और नीचे की दुनिया पर जासूसी कर सकता था. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल. मेरी पहली मित्र एक छोटी सी भूरे रंग की गिलहरी थी. आर्चिंग हिज बैक एंड स्नीपिंग इनटू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्रिवेसी.
अपनी पीठ झुकाते हुए हवा में सूंघते हुए। पहले तो उसे अपनी निजता पर मेरे आक्रमण से नाराज़गी महसूस हुई। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, स्नीपिंग का मतलब क्या हुआ, सूंघते हुए, ठीक है। और आर्चिंग हिज बैक का मतलब क्या हुआ, पीठ को झुकाते हुए, ठीक है। और इन्वेजन का मतलब क्या हुआ, इन्वेजन का मतलब हुआ आक्रमण, ठीक है। और प्रिवेसी का मतलब क्या हुआ, प्रिवेसी का मतलब हो गया निजता, यानी कि उसकी जो अपनी प्राइवेट वर्क वो कर रहा था, जो भी कर रहा था अपने फूड को लेने के लिए, या वो खेल रहा होगा, तो उससे ऐसा लग रहा था कि जो ऑथर है है ना, रेगुलर उसको देखे जा रहे हैं। तो इससे स्क्वायरल को क्या लगा कि उसके प्रिवेसी पे इन्वेजन हो रहा है, उसके प्रिवेसी पर आक्रमण हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्स विथ कैटापुल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उसे पता चला कि मैंने अपने आप को गुलेल या एयर गन से नहीं बांधा है, तो वो मित्रतापूर्ण हो गया। एंड when I started bringing him pieces of cake and biscuits, he grew quite bold and was soon taking morsels from hands. और जब मैंने उसके लिए केक और बिस्किट के टुकड़े लाना शुरू किया, तो वो काफ़ी साहसी हो गया और जल्द ही हाथ से निवाला लेने लगा। तो यहाँ पर बोल्ड का मतलब याद रखना बच्चों, बोल्ड का मतलब क्या हो गया, बोल्ड का मतलब हो गया साहसी, ठीक है। बोल्ड का मतलब क्या हो गया, साहसी। और ये मॉर्शल का मतलब क्या हुआ, मॉर्शल का मतलब हुआ खाने का निवाला, ठीक है, यानी वो जो खाने का टुकड़ा था बिस्किट्स वगैरह, तो मॉर्शल का मतलब यहाँ निवाला होगा, ठीक है। स्टोरी को आगे बढ़ाते फिर देखते क्या दिया हुआ है। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डिलीविंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड। कुछ ही देर में वह मेरे जेबें खंगाल रहा था और अपनी मदद कर रहा था, जो भी कुछ वह पा सका। तो बच्चों यहाँ डिलीविंग का मतलब क्या हुआ, डिलीविंग का मतलब हो गया खंगालना या ढूंढना, यानी जेब में वो क्या ढूंढता था, खाना ढूंढता था, किसके, ऑथर के। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वेरल एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन। वह एक बहुत छोटी गिलहरी थी और उसके दोस्त और रिश्तेदार शायद उसे एक इंसान पर भरोसा करने के कारण मूर्ख और जिद्दी समझते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग याद रखना है आपको। फुलिश मतलब क्या हो गया, फुलिश का मतलब हो गया मूर्ख, और हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, जिद्दी। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जिद्दी। इन द स्प्रिंग व्हेन द banyan tree was full of the small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. बसंत में जब बरगद के पेड़ छोटे लाल फलों से भरा होता था, तो सभी प्रकार की पक्षी उसकी शाखाओं के झुंड में आते थे। द रेड बॉटम्ड बुलबुल चीयरफुल एंड ग्रीडी। लाल तवे वाली बुलबुल हंसमुख और लालची। पैरोट्स, मैना एंड क्रो स्क्वैबलिंग विद अनदर। तोते, मैना और कौवे आपस में झगड़ रहे हैं। तो स्क्वैबलिंग का मतलब क्या हुआ, झगड़ना। यानी कि बसंत की ऋतु में जब पेड़ पर फल आते थे, और ये ऐसे फल होते हैं जिसे इंसान नहीं खाते लेकिन पक्षियाँ ज़्यादा खाती हैं, तो उसे खाने के लिए, है ना, बहुत सारी पक्षियाँ फ्लॉक में, फ्लॉक मतलब झुंड में आती हैं। कौन कौन सी, रेड बॉटम बुलबुल जो क्या थी, बहुत ही चेयरफुल, बहुत खुशनुमा थी, और ग्रीडी लालची भी थी। पैरट्स, मैना एंड क्रो। पैरट्स मतलब तोता, मैना तो आप जानती हो, क्रो मतलब कौवा। ये सारे क्या करते थे, स्क्वेबलिंग करते थे, यानी झगड़ते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन द banyan ट्री वॉज द noisiest प्लेस इन द गार्डन। फलों के मौसम के दौरान बरगद का पेड़ बगीचे में सबसे शोरगुल वाला स्थान होता था, ठीक है। तो फिग सीजन का मतलब क्या हुआ, ये फलों का मौसम को यहाँ पे फिग सीजन कहा जा रहा है। और नॉइजेस्ट प्लेस का मतलब हुआ सबसे शोरगुल वाला स्थान। तो क्या होता था कि जब फलों के मौसम आते थे, तो बर्ड्स जो थे वहाँ पर, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़, क्राउड लेकर आती थी, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइजेस्ट प्लेस वो बन जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. पेड़ के आधे ऊपर मैंने एक कच्चा मंच बनाया था जहाँ मैं दोपहर बिताता था जब बहुत गर्मी नहीं होती थी। I could read there propping myself up against the tree with the cushion from the living room. मैं वहाँ लिविंग रूम से एक तकिए के सहारे पेड़ के सामने खड़ा होकर पढ़ सकता था। यानी कि यहाँ राइटर क्या बोल रहे हैं कि हाफ वे अप द ट्री, मतलब पेड़ की आधी ऊंचाई पर उन्होंने क्या बना रखा था, एक क्रूड प्लेटफॉर्म बनाया था, जहाँ पर वो जब ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी तो दिन के समय वहाँ पर वो अपना समय बिताया करते थे। और ऑथर का कहना है कि वो क्या करते थे, खुद को प्रॉपिंग कर लेते थे वहाँ पर। प्रॉपिंग का मतलब खुद को सहारा देते थे, किसके अगेंस्ट, ट्री के अगेंस्ट, ठीक है। विद अ कुशन, वहाँ पर एक कुशन होता था, तकिए जैसा, गद्दे जैसा कुछ चीज़ होगा,
और उन्होंने इस तरीके से पेड़ के उस हिस्से को अपना लिविंग रूम बना रखा था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन्स and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my Banyan Tree library. Treasure Island, Huckleberry Finn और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल कुछ ऐसी किताबें थी जिन्होंने मेरी माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी बनाई। तो ऑथर क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर वो कौन कौन से बुक्स पढ़ते थे। तो ट्रेजर आइलैंड बुक का नाम है, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल, ये बुक्स जो थी ये पढ़ा करते थे, जिससे उनका बनियन ट्री लाइब्रेरी है ना फॉर्म हुआ था। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं पत्तों के माध्यम से नीचे की दुनिया को देख पाता था। And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. और एक विशेष दोपहर को मुझे भारतीय जंगलों के उस क्लासिक दृश्य का एक भव्य दृश्य दिखाई दिया, एक नेवले और एक कोबरा के बीच की लड़ाई। पार्ट 2 पढ़ते, देखते क्या दिया हुआ है। द वार्म ब्रीचेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर्स इनटू द हाउस। गर्मियों की गर्म हवाओं ने माली सहित सभी को घर में भेज दिया था। आई वॉज फीलिंग ड्रॉजी माई सेल्फ, मुझे नींद आ रही थी। वॉन्डरिंग if I should go to the pond, have a swim with Ramu and the buffaloes. मैं सोच रहा था कि क्या मुझे तालाब में जाकर रामू और भैंसों के साथ तैरना चाहिए। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, तभी मैंने कैक्टस के झुरमुट से एक विशाल काले कोबरा को बाहर निकलते देखा। At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और उसी समय एक नेवला झाड़ियों से निकला और सीधे कोबरा के पास गया। In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. बरगद के पेड़ के नीचे एक साफ जगह में तेज धूप में वे आमने सामने आ गए। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. कोबरा अच्छी तरह से जानता था कि 3 फीट लंबा ग्रे नेवला एक शानदार लड़ाकू और चतुर आक्रामक था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर सुपर फाइटर का मतलब क्या हुआ। सुपर फाइटर का मतलब हो गया शानदार लड़ाकू, ठीक है। क्लीवर का मतलब तो आप जानती होगे चालाक, और एग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, आक्रामक, ठीक है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन कोबरा भी एक कुशल और अनुभवी लड़ाकू था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ द लाइट, वह तेज़ी से आगे बढ़ सकता था और प्रकाश की गति में हमला कर सकता था। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फ्लैंक्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन्स, और उसके लंबे नुकीले दांतों के पीछे की थैली घातक जहर से भरी हुई थी। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ द चैम्पियंस, ये चैंपियंस की लड़ाई होनी थी। हिसिंग डिफेंस, ललकारते फुंकारते हुए, हिज फॉग टंग डार्टिंग इन एंड आउट, अपनी कांटेदार जीभ को तेजी से अंदर बाहर करते हुए, द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, कोबरा ने अपने शरीर के 6 में से 3 फीट जमीन से ऊपर उठाए। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, और अपना चौड़ा चश्मे वाला हुड फैलाया। द मंगूज बुज्ड हिज टेल, नेवले ने अपने पूंछ सिकोड़ ली। द लॉन्ग हेयर ऑफ हिज स्पाइन स्टूड अप, उसकी रीढ़ की हड्डी पर लंबे बाल खड़े थे। दो द कॉम्बेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, हालांकि लड़ाकों को पेड़ पर मेरी उपस्थिति के बारे में पता नहीं था। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द 2 other स्पेक्टेटर्स, लेकिन जल्द ही उन्हें 2 अन्य दर्शकों के आगमन के बारे में पता चल गया। वन वॉज मैना एंड द अदर वॉज अ जंगल क्रो, एक मैना थी और दूसरा जंगली कौआ। दे हैड सीन द प्रिपरेशन फॉर द बैटल्स, उन्होंने युद्ध की तैयारी देखी थी। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और परिणाम देखने के लिए कैक्टस पर बैठ गए थे। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम, यदि वो केवल देखने से संतुष्ट होते तो उन दोनों के साथ सब कुछ अच्छा होता। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, सेविंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, कोबरा बचाव की मुद्रा में खड़ा था, धीरे धीरे अपने फन को एक तरफ से दूसरी तरफ लहरा रहा था।
trying to mesmerize the mongoose into making a false move. नेवले को गलत चाल चलने के लिए सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ मेस्मराइज का मतलब क्या हुआ? मेस्मराइज का मतलब हो गया सम्मोहित करना, यानी कि कोबरा जो था डिफेंसिव मोड में खड़ा था, अपने फन को लहरा रहा था, स्वे कर रहा था और क्या कर रहा था? मेस्मराइज कर रहा था मंगूज को कि कोई वो कुछ गलत चाल चले। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आई एंड रिफ्यूज टू मीट देम। लेकिन नेवला अपने प्रतिद्वंदी की कांच जैसी बिना पलक झपकने वाली आंखों की ताकत को जानता था और उसने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो यहाँ अपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? अपोनेंट्स का मतलब हो गया प्रतिद्वंदी। ग्लासी का मतलब क्या हुआ? कांच जैसी। अनविंकिंग का मतलब क्या हो गया? बिना पलक झपकने वाली। ठीक है। रिफ्यूज्ड का मतलब हो गया इनकार करना। इंस्टीड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक। इसके बजाय उसने कोबरा के फन के ठीक नीचे एक बिंदु पर अपनी निगाहें जमाई और हमला शुरू कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच। तेजी से आगे बढ़ते हुए जब तक वह कोबरा की पहुंच के भीतर नहीं पहुंच गया, द मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। नेवले ने एक तरफ जाने का दिखावा किया। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक हिज ग्रेट हुड कैम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। तुरंत कोबरा ने हमला किया। उसका फन इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मुझे लगा कि नेवले को अब कोई नहीं बचा सकता है। बट द लिटिल फैलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड। लेकिन छोटा जानवर बड़ी सफाई से एक तरफ कूद गया एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा। और कोबरा की तरफ तेजी से अंदर की ओर आया, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। सांप को पीठ पर काटा और फिर से उसकी पहुंच से दूर चला गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the manna hurled themselves at him. उसी क्षण जब कोबरा ने हमला किया, कौवा और मैना कोबरा पर कूद पड़े। Only to collide heavily in the air, लेकिन केवल हवा के बीच में जोरदार टक्कर हो जाती है। Sinking insult at each other, they returned to the cactus plant. एक दूसरे का अपमान करते हुए वे कैक्टस के पौधे पर लौट आए। A few drop of blood glistened on कोबराज बैक। कोबरा की पीठ पर खून की कुछ बूंदें चमक रही थी। The cobra struck and missed. कोबरा ने हमला किया और चूक गया। Again the mongoose sprang aside, jumped in and bite. फिर से नेवला एक और उछला, कूदा और काटा। Again the birds dived at the snake, bumped into each other and stirred. पक्षियों ने फिर से सांप पर गोता लगाया, इसके बजाय एक दूसरे से टकराए। एंड रिटर्न श्रिंकिंग टू द सेफ्टली टू द कैक्टस। और कैक्टस की तरफ सुरक्षित चिल्लाते हुए लौट आए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद अ वन ड्रामेटिक डिफरेंस। तीसरे दौर में भी पहले जैसा पाठ्यक्रम अपनाया गया, लेकिन एक नाटकीय अंतर के साथ। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। कौवा और मैना फिर से कार्रवाई में दृढ़ता से भाग लेते हैं। डाइव्ड एट द कोबरा, उन्होंने कोबरा पर गोता लगाया। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क्स। लेकिन इस बार वे एक दूसरे के साथ अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। द क्रो एंड मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। कौवा और मैना फिर से कार्रवाई में दृढ़ता से भाग लेते हैं। डाइव्ड एट द कोबरा, कोबरा पर गोता लगाया। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क्स। लेकिन इस बार वे एक दूसरे के साथ अपने लक्ष्य से चूक गए। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। लेकिन कौवे ने खुद को बीच हवा में ऊपर की ओर खींचने और वापस मुड़ने की कोशिश की। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा वाइप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विद अ ग्रेट फोर्स। सेकेंड में जैसे ही पक्षी ने ऐसा करने की कोशिश की, कोबरा ने अपने सिर को पीछे कर दिया और बड़ी ताकत से मारा। हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। उसका फन कौवे के शरीर से टकराया। यानी कि तीसरे राउंड में जब ये पक्षी बार बार एक दूसरे के ऊपर कूद रहे थे, तो इस बार ऐसा नहीं होता। इस बार क्या होता है, दोनों कौवा और मैना दोनों अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं
मैना तो बच जाता है, मैना अपनी जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन कौवा क्या होता है, सांप के फन के लपेट में आ जाता है। यानी सांप ने कौवे को क्या किया, काट लिया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। मैंने देखा कि पक्षी बगीचे में लगभग 20 फीट ऊपर उड़ रहा था। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल। वो काफ़ी देर तक इधर उधर फड़फड़ाता रहा, फिर शांत हो गया। द मैना remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to fight, very wisely decided not to interfere again. मैना कैक्टस के पौधे पर ही रह गई, और जब सांप और नेवला फिर से लड़ने आए तो बहुत समझदारी से फैसला किया कि वो दोबारा बीच में नहीं आएगा। द कोबरा वॉज weakening, and mongoose walking fearlessly up to it raised himself on his short legs with a lightning snap had the big snake by the snout. कोबरा कमज़ोर हो रहा था और नेवले ने निडरता से उसके पास चलते हुए अपने छोटे पैरों पर खुद को खड़ा किया और बिजली की झपकी के साथ गर्दन से बड़े सांप को पकड़ लिया। द कोबरा writhed and lashed about in frightening manner and even coiled itself about the mongoose. नाग भयावह तरीके से छटपटाता रहा, इधर उधर कोड़े मारता रहा, यहाँ तक कि नेवले से लिपट भी गया, बट टू नो एविल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन, छोटा साथी तब तक बुरी तरह से लिपटा रहा, अनटिल द स्नैक हैड कीज टू स्ट्रगल, जब तक सांप ने संघर्ष करना बंद नहीं कर दिया। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्यूबरिंग लेंथ, फिर उसकी कांपती हुई लंबाई को सूंघा, एंड ग्रिप्ड इट अराउंड द हुड, और उसे फन से चारों ओर पकड़ लिया, एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और झाड़ियों के पीछे खींच लिया। द मैना ड्रॉप्ड कॉजली टू द ग्राउंड, मैना सावधानी से जमीन पर उतरी, हॉप्ड अबाउट, इधर उधर उछली, पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी से झाड़ियों में झांका, एंड देन विद अ श्रील क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्ली अवे, और फिर बधाई की तेज आवाज़ के साथ उड़ गई। तो यानी कि मैना ने झाड़ियों में झांका होगा, सांप मर चुका होगा और नेवला वहाँ उसके सामने खड़ा होगा, तो उसको बधाई देते हुए उड़ जाती है। और इस तरीके से हमने इस स्टोरी को भी कर दिया है ख़त्म। हम मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट स्टोरी में। कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।